हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल देश में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। कहीं न कहीं आप ज़रूर सुने होंगे या देखे होंगे। तो आइए समझते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है क्या एक्चुअली में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ऐसा आयोग है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ऐसा आयोग है जो देश में यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है। देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। जिस प्रकार स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी होती है, ठीक उसी प्रकार देश में यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है कि देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स सेट करना, सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो हो, यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना तथा उसे मॉनिटर भी करना। ठीक है, और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लिए पूरी तरह से फंडिंग करती है यूजीसी, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी फंडिंग करती है। तो फंड को एलोकेट करना ये भी एक यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन का काम है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को 1956 में यूजीसी एक्ट के द्वारा बनाया गया था। यूजीसी एक्ट के द्वारा 1956 में बनाया गया था। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी होने का मतलब ये है कि इसको पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाया गया था। मतलब कि संसद के दोनों सदनों से पास हुआ होगा और राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर हुआ होगा, तो ये एक्ट बना जिसके द्वारा इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो ये छोटा सा परिचय यूजीसी के बारे में हो। आइए देखते हैं मेन समस्या क्या है जिसके लिए इतना विरोध हो रहा है, इतना प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2012 में एक रूल लेके आती है डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, इनफैक्ट खत्म करने के लिए, एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2012 में। ठीक है, लेकिन ये रूल इतना बाध्यकारी नहीं था। ये रूल एडवाइजरी बेसिस पे था। एडवाइजरी बेसिस पे होने का मतलब कि एक सुझाव के तौर पे था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं था 12 के रूल्स के बाद, क्योंकि वो रूल इतना लचीला था, इतना फ्लेक्सिबल था कि उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होते नहीं थे और किसी के लिए अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी। तो आने वाले समय में एक केस हुआ रोहित वेमुला का 2016 में। जनवरी 2016 में रोहित वेमुला अपने कमरे में सुसाइड कर लेते हैं। दलित समाज से आते थे, सुसाइड कर लेते हैं। इनके सुसाइड नोट्स को पढ़ करके पूरे देश में माहौल गमगीन हो जाता है, क्योंकि सुसाइड नोट्स काफ़ी दर्दनाक था। इसी तरह एक केस आता है, ये रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी के स्टूडेंट थे। इसी तरह एक केस आता है एक मेडिकल स्टूडेंट का, पायल तड़वी का। ये 2019 का केस है। ये भील कम्युनिटी से आती हैं। इनका ये आरोप था कि इनके जो सीनियर डॉक्टर्स थे, उनके द्वारा इनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह के जब केसेस सुनाई दिए या देखने में आए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को क्रिटिसाइज भी किया और बार बार क्रिटिसाइज किया कि आपका जो ग्रीवेंस एंड रेडिसल सिस्टम है इतना वीक क्यों है। मतलब कि अगर आपके पास शिकायतें आती हैं तो उनकी निगरानी समय से क्यों नहीं होती है, या शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं है। इसके लिए अगर कोई शिकायत सुन नहीं रहा है तो इसके लिए कोई अकाउंटेबल भी नहीं है कि हाँ भाई शिकायत नहीं सुन रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। ऐसा कुछ नहीं था उस रूल में, 2012 के रूल में, क्योंकि काफ़ी लचीला रूल था। तो इन द एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ग्रीवेंस एंड रिडेसल सिस्टम काफ़ी वीक हो चुका था। तीसरा, सुसाइड्स जो हो रहे थे उनको कम करने या ख़त्म करने में काफ़ी फेलियर हो रहे थे। कम करने का प्रयास बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। सुसाइडल केसेस बढ़ते जा रहे थे। तो इन सबको देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के बार बार फटकार लगाने के बाद यूजीसी ने 2026 में एक नया रूल्स लेके आया है, इस रूल का ऑफिशियल नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026।
अच्छा, ये जो अर्लियर जो रूल था 2012 का, वो एडवाइजरी लेवल पे काम करता था, मतलब कि समझाता था, सुझाव देता था कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी भी स्टेज पे। बट 2026 का जो रूल है यह एडवाइजरी नहीं है, यह इन्फोर्सेबल होगा लॉ के द्वारा, और इसमें पेनाल्टीज भी हैं। जो हायर अथॉरिटीज़ इस काम को कर नहीं पाएंगी, मतलब मामले को सुलझा नहीं पाएंगी निर्धारित समय में, वो अकाउंटेबल भी होंगी, अकाउंटेबिलिटी इसमें निर्धारित की गई है। तो आइए देखते हैं 2026 का ये नया रूल है क्या एक्चुअली में। इस रूल का ऑब्जेक्टिव क्या है? 2026 का जो नया रूल अभी आया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म किया जाए, मतलब कि प्रिवेंशन हो, मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच रहे, इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच रहे, मतलब कि घटना होने से पहले ही उसे रोक दिया जाए, मतलब प्रोएक्टिव। जो 2012 का केस था उसमें क्या होता था, घटना होती थी तो सुनवाई होती जरूर रही होगी, बट उतना लार्ज स्केल पे सुनवाई नहीं होती थी। तो ये जो रूल हुआ है, रूल बना है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, उसको प्रिवेंट करने के लिए काम आएगा। दूसरा, ये जो पीड़ित वर्ग है उसके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, डिग्निटी प्रोवाइड करेगा, और जो विक्टिम है उनको सपोर्ट सिस्टम के तौर पे एक काम करेगा, उनको सपोर्ट भी देगा कि हाँ हम लोग आपके साथ हैं। तीसरा, सबसे बड़ी बात कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको अकाउंटेबल ठहराएगा ये रूल। अगर वह इस काम को निपटारा करने में एक्टिव नहीं हो पाते हैं या सक्षम नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए अकाउंटेबिलिटी रहेगी, तो ज़रूर काम में तेज़ी आएगी। यह इस तरह से इसको कह सकते हैं कि ये रिएक्टिव से प्रोएक्टिव अप्रोच हुआ है। 2012 के रूल से 2026 का रूल प्रोएक्टिव रूल है। तो ये मेन बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव है। सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म किया जाए, और जो पीड़ित वर्ग है उसको सेफ्टी, उसको सम्मान, बराबरी का हक और सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, इसके लिए जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो ये जो 2026 का रूल है यह किस किस के ऊपर अप्लाई होगा, क्या हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई होगा या प्राइवेट के लिए नहीं होगा? तो यह जो रूल है यह हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई होगा। हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जिनको स्पेशल स्टेटस मिला होता है, स्पेशल दर्जा मिला होता है। अच्छा, इन सब को कौन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, कौन स्टेट यूनिवर्सिटी है, इन सब की मान्यता भी यूजीसी के द्वारा ही दी जाती है। तो यूजीसी मान्यता प्रदान करती है और स्टैंडर्ड भी सेट करती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी यह प्रावधान है, और जितने भी कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटीज़ से अफिलिएटेड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट हो, उनके लिए भी यह अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई यूनिवर्सिटीज़ की बात, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस की बात। और अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल की अगर बात करें तो इंडिविजुअल में सबको कवर किया गया है, चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे फैकल्टी हो, चाहे कोई स्टाफ हो, इधर टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, स्टूडेंट व्यक्ति माना जाएगा। जाति आधारित भेदभाव का अर्थ यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। मतलब कि जातिगत भेदभाव, जो जाति से रिलेटेड भेदभाव है, उनको जाति आधारित भेदभाव का दर्जा दिया है। ठीक है, और आयोग का मतलब बेसिकली वही है, यूजीसी से, आयोग का मतलब यूजीसी से है। ठीक है, और भेदभाव का बेसिक मतलब यहाँ पे स्पष्ट किया है, हर चीज़ की डिफिनीशन इन्होंने क्लियर किया हुआ है। भेदभाव का अर्थ यह होता है कि धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य जिससे चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। ये बहुत डीप मीनिंग रखता है, अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करता है, और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो।
मतलब कि अगर किसी की भी भावनाएं आहत होती हैं, चाहे वह आप मजाक किए हो उसके साथ या सीरियसली बोले हो, तो उसको पीड़ित माना जाएगा और इस प्रक्रिया को भेदभाव के अंतर्गत जरूर रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है। समान समता के अर्थ सभी वैध अधिकारियों के प्रयोग के संबंध में पात्रता एवं अवसर के मामले में सभी हितधारकों के लिए एक समान अवसर का क्षेत्र, मतलब समानता का मतलब कि हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर स्टेज पे सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ये समता का मतलब है। तो बेसिकली ये मतलब था, एक कुछ डिफिनीशंस थी जो उसके बारे में है, और ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस रूल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन जरूर बनाना पड़ेगा या कुछ कमेटी जरूर बनानी पड़ेंगी जो इसको मॉनिटर करेगी। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमेटी, ईओसी। एक ईओसी हर यूनिवर्सिटीज, हर संस्थान में एक ईओसी का गठन किया जाएगा जो एक नोडल बॉडी की तरह काम करेगा। ठीक है, ईओसी एक नोडल बॉडी की तरह काम करेगा जिसका मेन पर्पज होगा ग्रीवेंस और रिड्रेसल सिस्टम को लागू करना, मतलब कि जो भी शिकायतें आ रही हैं उनको सुनना और समयबद्ध तरीके से उनका निपटारा करना। दूसरा, जो पीड़ित वर्ग है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे कि एकेडमिक सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ताकि सुसाइडल टेंडेंसी को खत्म किया जाए। तो इस तरह के सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। इस नोडल बॉडी का ये काम होगा, ईओसी का, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सेंटर्स का। ठीक है, और जो भी रूल्स और अवेयरनेस प्रोग्राम है उनको लागू करना ये ईओसीज का काम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन सबको अगर कोई शिकायत करता है तो उसके विरुद्ध कैसे कार्रवाई होगी और क्या क्या हेल्पलाइंस हैं वो भी गजट में प्रकाशित है, गजट में दिया हुआ है। जैसे 24/7 हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध रहेगी। जैसे प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान एक समता हेल्पलाइन स्थापित एवं संचालित करेगा जो 24 घंटे कार्यरत रहेगी, मतलब कि हमेशा कार्यरत रहेगी, बशर्ते कि यदि किसी महाविद्यालय की समता हेल्पलाइन किसी कारणवश कार्यशील नहीं है तो उस कॉलेज के हितधारकों के लिए संबंध विश्वविद्यालय सुलभ होगी। कहने का मोटा कहने का मतलब ये है कि 24/7 आप शिकायत कर सकते हैं, पोर्टल ओपन रहेगा, आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, यदि सूचना देने वाला व्यक्ति अनुरोध करता है तो भेदभाव की सूचना देने वाले हितधारक की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अगर आप चाहें तो अपनी गोपनीयता सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है या किसी से आपको डर लगता है तो आप अपनी गोपनीयता को सुनिश्चित कर सकते हैं, बिना अपनी पहचान बताए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसमें जो एक समान अवसर केंद्र, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, इस सेंटर में जिसकी बात हमने पहले भी किया है, इस सेंटर में 5 संकाय सदस्य होंगे। यह भेदभाव विरोधी नीतियों की निगरानी करेगा, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता भी प्रदान करेगा। ठीक है, इसके अलावा इक्विटी कमेटी का जो गठन होगा वह 10 सदस्यीय टीम होगी, 10 सदस्यीय कमेटी होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष संस्था के प्रमुख होंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी से अनिवार्य रूप से SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिला वर्ग से होंगे। इसका काम क्या होगा? शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर एक बैठक होगी। बैठक के बाद 15 दिनों में रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट के बाद 7 दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक इक्विटी स्क्वाड का भी गठन किया गया है। उसका कार्य यह होगा कि जिस भी परिसर में शिकायत दर्ज की गई है उस इक्विटी स्क्वाड का कार्य यह होगा कि परिसर में 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन नंबर संचालित करेगा और एक इक्विटी एम्बेसडर का भी गठन होगा जो इस इक्विटी स्क्वाड को संभालेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि इस रोल में अकाउंटेबिलिटी को देखा जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनेगी ये भी तय किया गया है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ किसी भी मामले को निपटारा करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं तो वह उसके लिए अकाउंटेबल होंगी, उन पर कुछ चार्जेस लगाएंगे, उस यूनिवर्सिटीज़ की मान्यता खत्म कर दी जा सकती है, जो अनुदान दिया जाता है उसको बंद कर दिया जा सकता है, और
किसी स्टूडेंट्स के बारे में अगर ऐसा आता है तो उसके रिजल्ट्स को रोका जा सकता है, या बहुत सारे प्रावधान इस तरह की अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की गई है। ठीक है, अब इसको लेकर के क्रिटिसिज्म क्या है और डिबेट क्या है। क्रिटिसिज्म ये है कि जो पीड़ित वर्ग, इसमें जो पीड़ित वर्ग की कैटेगरी में रखा गया है एससी को, एसटी को, दिव्यांग को और फीमेल्स को, ये तो थे ही, ये 2012 वाले रूल्स में भी थे, लेकिन इस बार ओबीसी वर्ग को भी पीड़ित वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो बच कौन रहा है? सिर्फ सवर्ण वर्ग बच रहा है। तो यह रूल, इस रूल के आने से देश में दो तबके में लोग बढ़ गए हैं, एक सवर्ण वर्ग है और एक ये जिनको पीड़ित वर्ग की कैटेगरी में रखा गया है। ये लोग इसलिए खुश हैं कि चलो हमारे साथ तो कुछ ऐसा रूल बन रहा है जो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग जिसे पीड़ित वर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया है, ऐसा मान लिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादातर लोग सवर्ण ही करते हैं, ऐसा मान लिया गया है। इस रूल के हिसाब से ऐसा लग रहा है। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा माना गया है कि ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेशन सवर्ण करते हैं, तो इसलिए उनको पीड़ित वर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इनफैक्ट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही रखा गया है। ठीक है, तो सवर्ण वर्ग इसलिए प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर इनके ऊपर कोई झूठी कार्रवाई कर दी जाएगी, अगर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं भी करते हैं, तो अगर कोई झूठी शिकायत कर देता है तो उसके लिए भी तो कोई प्रावधान नहीं है। 2012 के रूल्स में ये था कि अगर कोई शिकायत करता है और शिकायत की जांच करने पे यह पाया जाता है कि यह झूठी शिकायत है, तो उस पर फाइनेंशियल फाइन जरूर लगाया जाता था, पेनाल्टीज लगती थी। लेकिन इस वाले रूल में उस जो पीड़ित वर्ग है उसकी गोपनीयता को भी सुनिश्चित किया जाएगा और फाइन्स वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है। अगर गलत भी हो जाता है आरोप, तो भी कोई ऐसा स्पष्ट नियम नहीं बताया गया है। इस बात को लेकर के सवर्ण वर्ग परेशान है कि इनके ऊपर झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है। अब ये डिबेट का चर्चा बना हुआ है। अब जो 2012 के रूल्स में ये समस्या थी कि अगर किसी का कोई शिकायत करता है और उस शिकायत को नल एंड वाइड कर दिया जाता है तो उसके ऊपर फाइन लगता था, और इस चीज़ को देखते हुए दूसरे जो छोटी मोटी शिकायतें थी उनको लोग कहने से हिचकिचाते थे या करते ही नहीं थे। ये समस्या थी। इस समस्या का निदान करने के लिए 2026 में ये रूल बना दिया गया कि इनकी गोपनीयता स्पष्ट की जाएगी, और अगर पता भी चल जाता है कि हाँ गलत आरोप लगाए हैं तो भी कोई निश्चित निर्धारित रूल ऐसा नहीं बनाया गया है। तो इस चीज़ से सवर्ण वर्ग को समस्या हो गई, इसलिए यह डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। अब आप लोग डिसाइड करिए कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ठीक है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई हैं लगभग। तो आप ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन तो जरूर होता है, आपसी प्रेम सद्भावना से रहना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन का कोई बात बनता नहीं है। बट फिर भी अगर यह रूल अगर अप्लाई होता है तो जो पीड़ित वर्ग है यह जरूर सुनिश्चित करें कि किसी के ऊपर झूठा आरोप न लगाएं, नहीं तो यह रूल किसी मायने का नहीं रह जाएगा, सच मायने में पीड़ित सवर्ण हो जाएगा इस केस में, अगर झूठे आरोप लगना शुरू हो गए तो। अगर झूठे आरोप नहीं लगते हैं, सब कुछ सही रहता है, तो डिस्क्रिमिनेशन करने की ज़रूरत क्या है। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, प्रेम सद्भावना से भाईचारे से रहेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन के चार्जेस लगेंगे ही क्यों। तो इन सबको आपसी प्रेम भाव सद्भावना से ही किया जा सकता है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू सो मच।